हाउ आर यू? फाइन, अच्छे हैं। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। माय नेम इज स्वाधीन गुप्ता और आप ब्यूटीफुल चैनल विद्या क्लासेस पे आप लोग जो है उपस्थित हैं। तो आप लोगों का प्रॉपर सहयोग और प्यार मोहब्बत मुझे मिल रही है, जिसके कारण से हम आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ठीक है ना, कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाइव सेक्शन चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बच्चे जो आज हमारे पास हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, नए बच्चों से साथ मिल रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग इस तरह से करते रहिए, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, कुछ आइसोथर्म की बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो आइसोथर्म, ठीक है ना। तो हमने बात की थी लैंगम्यूर और फ्रेंडलिच की बात की थी, ठीक है ना। तो लैंगम्यूर आइसोथर्म हमने बताई थी आप लोगों को, और आप लोगों को बताई थी फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात की थी, ठीक है ना। तो हमने आप लोगों को कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे, ठीक है ना। वो आप लोगों ने याद भी किए होंगे, ध्यान रखे होंगे, रिवाइज करिए, ठीक है ना। आज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। एब्जॉर्बेंट जब हमने कंडीशन ली थी कि एब्जॉर्बेंट आपका क्या था, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब मैंने यहाँ पे एब्जॉर्बेंट क्या लिया, सॉलिड लिया, देखिए यहाँ भी हमने एब्जॉर्बेंट क्या लिया, सॉलिड लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमने फॉरेन पार्टिकल्स डाले थे, वो क्या डाले थे, गैस डाले थे। गैस के फॉरेन पार्टिकल्स हमने डाले थे, जो कि इसकी सरफेस पे आके क्या हुए थे, पूरी तरह से एड्सॉर्ब हो गए थे, ठीक है ना। क्या हुए थे, एड्सॉर्ब हुए थे। तो जितने एड्सॉर्ब हो रहे थे, जितने उतने ही डिसॉल्व भी हो रहे थे। नाउ लेट अस देखिए केस ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्बेट की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लिक्विड की बात करते हैं, जो हम एब्जॉर्बेट लेंगे वो हम लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर करिए पहले। तो हमारा क्या था कि जब हम लिक्विड एब्जॉर्बेट ले रहे हैं, लाइक याद करिए, ये एसिटिक एसिड होगा और ये चारकोल हो, तो चारकोल क्या होगा, चारकोल ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड है, ठीक है। तो चारकोल को क्या करना पड़ेगा, या चारकोल है और ये एसिटिक एसिड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एब्जॉर्ब करने के लिए, आप लोगों की एसिटिक एसिड डालोगे, क्या होगा, चारकोल खत्म हो जाएगा, फिर चारकोल मिलाओगे, फिर एसिटिक एसिड डालोगे, तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा जहाँ तक चारकोल कर पाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये गैस है। गैस क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है, प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है। और ये क्या होती है, ये लिक्विड यहाँ पे एब्जॉर्बेट है, तो लिक्विड एब्जॉर्बेट होने पर जो भी एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगी, ना कि प्रेशर पे निर्भर करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो फार्मूलाज निकाले थे, x/m इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेशन निकाला था, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेशन निकाला था, ठीक है ना, एज पर फ्रेंडलिच, आप लोगों ने पहले पढ़ा था फ्रेंडलिच, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने क्या निकाला था, x/m का रेशियो, x/m इक्वल टू क्या निकाला था, Kp/1/n निकाला था, ओके। इंटरमीडिएट स्टेट निकाली थी आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने फिर आप क्या आए थे, कौन आए थे साहब, लैंगम्यूर साहब, उन्होंने एब्जॉर्प्शन के आइसोथर्म को मॉडिफाई किया था, बोला था वेरिएशन कर दोगे प्रेशर का, तो ये बोले कि यार हमें x/m का रेशियो भी हमारा अलग अलग हो जाएगा, हमारे पास कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रहा मुझे पता ही नहीं है, प्रेशर एकदम से एक्सटेंड बढ़ने लगता था, कुछ प्रेशर तक तो सही चलता था, बाद में जैसे प्रेशर बढ़ाया तो डेविएशन चालू हो गया, ठीक है ना। थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाए, एम्पिरिकल रिजल्ट दे दिए, ठीक है ना। n की वैल्यू कोई सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आई थी, आप लोग पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाला, h/m का रेशियो याद होगा आपको, याद होगा क्या निकाला था, Kp/1 + Kp, याद होगा। K हमने चेंज किया था, याद करिए, बोला था वैल्यू K की डिपेंड करेगा। यहाँ हमने दो कांस्टेंट ले लिए थे, एक छोटा A ले लिया था, एक छोटा B ले लिया था, याद आ रहा है ना। तो इस तरह से लैंगम्यूर ने एब्जॉर्प्शन के लिए आइसोथर्म ये दिया था, और इन्होंने भी x/m को हम थीटा भी बोलते थे, याद करिए, याद आ रहा है ना, कुछ याद आ रहा है ना, क्या था, x थीटा
ऑक्यूपाइड साइड अपॉन टोटल साइड, या वेट ऑफ एब्जॉर्बेट अपॉन वेट ऑफ एब्जॉर्बेंट. ओके, तो नाउ we can consider in this case when liquid adsorbate is coming, liquid adsorbate in solid adsorbent like this. तो यहाँ पर जो फ्रेंडलिच की आइसोथर्म है, फ्रेंडलिच की आइसोथर्म है, उसमें आप कुछ मत करिए, P की जगह C लिख दीजिए. इतना काम तो कर सकते हैं मेरे लिए. यस, वेरी गुड. x by m is equal to Kc की पावर 1 by m. ओके, ठीक है. कंसंट्रेशन दे दिया, प्रेशर की जगह हमने क्या ले लिया, लिक्विड एब्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन पर मोल में, ठीक है ना, ग्राम पर मोल. और लैंगम्यूर साहब का जो है उसको आप लिख सकते हैं x by m इक्वल टू क्या, AC अपॉन 1 प्लस BC, AC अपॉन 1 प्लस BC लिख सकते हो ना. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ रहे हैं. C इक्विलिब्रियम जो है K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना. अब बात आती है फिजियोअब्जॉर्प्शंस और केमियोअब्जॉर्प्शंस में क्या होगा, ठीक है ना. आप लोगों को पता है क्या होता है कि इतनी ज़्यादा समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना. इनके आप लोगों को जो हमने आपको ग्राफ बताए थे, ग्राफ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ग्राफ के थ्रू भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. तो अब आप लोगों का नेक्स्ट आता है फिजियोअब्जॉर्प्शंस में, ठीक है ना. आप लोगों को पता है फिजियोअब्जॉर्प्शंस क्या होता है, जिसमें कि लो टेम्परेचर पे फेवर होता है, लो टेम्परेचर पे फेवर होता है, ठीक है. यही ले लेते हैं, यही मैं आपको समझा देता हूँ. फिजियोअब्जॉर्प्शंस, ठीक है ना, ये क्या होता है, फेवर टू लो टेम्परेचर, टू लो टेम्परेचर. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई रिएक्टेंट A है, समझ रहे हैं, और उससे आपका क्या बन रहा है, B बन रहा है, कोई प्रोडक्ट B बन रहा है. तो फिजियोअब्जॉर्प्शन में क्या होता था, याद कराया था, एनर्जी रिलीज होती थी, क्या होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी. दैट मीन्स ये होती थी एक्सोथर्मिक. लो टेम्परेचर देना पड़ता था, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए दे दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बम फूट जाएगा, है ना, नहीं समझे. तो इसमें क्या होता था कि एनर्जी बढ़ाने पर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती थी, ठीक है ना. तो जो हम ग्राफ खींचते थे किसका, टेम्परेचर और वर्सेस प्रेशर, ठीक है. टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर नहीं बेटा, अब यहाँ पर हम टेम्परेचर वर्सेस x by m की बात करते हैं. वहाँ x by m वर्सेस हमने क्या किया था, P की बात की थी. यहाँ पर हम टेम्परेचर वर्सेस x by m की बात करेंगे, ठीक है ना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है साहब, आप टेम्परेचर बढ़ाने लगे, क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा था, हो रहा था, ठीक है, हो रहा था. लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे, लो टेम्परेचर पे तो क्या हो रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, x by m बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना. जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाना चालू किया, ठीक है, x by m थोड़ा घटता गया. लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर क्या किया, बहुत बढ़ा दिया, रिएक्शन अब बैकवर्ड चलने लगेगी. रिएक्शन कैसे चलने लगेगी, बैकवर्ड चलने लगेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी, ठीक है ना, समझ रहे. तो फिजियोअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ध्यान रखना, ये लो टेम्परेचर भी फेवर करती है. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की, कहीं पर कोशिश की, जैसा कल भी हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्या सरफेस एरिया और रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि अवेलेबल सरफेस ही नहीं अवेलेबल होगा तो आप क्या रिएक्शन होगी आपकी, सरफेस ही नहीं होगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा. तो वही हाल है कि अगर आपके एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो आपका डिसॉर्प्शन भी होगा. क्या होगा, डिसॉर्प्शन भी हो रहा है साथ में. लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ पर फिर आपकी रिएक्शन करने के लिए आपके रिएक्टेंट ही नहीं बचे तो प्रोडक्ट ही क्या बनेगा, तो वापस प्रोडक्ट क्या होने लगेगा, रिएक्टेंट की जगह की प्लेस पे आने लगेगा. समझ रहे ना, जो डिसॉर्प्शन है वो रुक जाएगा आपका, ठीक है, डिसॉर्प्शन रुकने लगेगा. तो फिजियोअब्जॉर्प्शन जो होता है लो टेम्परेचर को फेवर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है. इसी प्रकार से केमियोअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, केमियोअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं.
कीमियो रिजॉर्सेस में क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग कि इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, इनिशियली टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं तो H/m का रेशियो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर तो क्या होता है, मजा आता है। ROA, ROA का मतलब समझते हो ना, ROA का मतलब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन तो बढ़ता है, लेकिन एट ए पॉइंट पे क्या होता है, फिर वापस क्या होता है, ये गिरने लगता है। इसका मतलब अब डिसॉर्प्शन चालू हो गया, ROD चालू हो गया, ROD चालू हो गया, ठीक है, ROD चालू हो गया, ठीक है ना। तो ये हाफ एलिप्स की तरह बन जाता है, हाफ एलिप्स की तरह चल जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्टेंट को जब हम प्रोडक्ट तक लाते हैं तो एक बैरियर होता है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये बैरियर है बेटा, ये बैरियर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। इस बैरियर को आपको पार करना होता है, और इस बैरियर को जब आप पार करते हैं तब उसके बाद क्या होता है आप लोगों का, इसके बाद जो है आपका बैरियर पार होता है तो इसमें कीमियो रिजॉर्प्शन जो होता है इन्वॉल्व हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसमें आपका हाई एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों के कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। इसमें कैसे बॉन्ड होते हैं, वंडर वाल बॉन्ड्स, वंडर वाल फोर्स, ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं वंडर वाल फोर्स, और इसमें क्या होते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है ना, आसानी से नहीं टूटते। तो ये क्या होना पड़ता था, एक टाइम तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जाके क्या होती है, एड्सॉर्प्शन रुकता है, उस एनर्जी बैरियर तक पहुंचते हैं। उस एनर्जी बैरियर के बाद क्या होता है, फिर आपका क्या होता है, डिसॉर्प्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। पहले बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, देन क्या होगा, रीचेस टू मैक्सिमम पोजीशन, और रीचेस टू मैक्सिमम पोजीशन पहुंचने के बाद क्या होगा, फिर वो देखिए ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद वो क्या होगा, फिर रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लाने के लिए एक आपको बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी तक जाना पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी तक जाने के बाद फिर जो है आपकी क्या होती है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मतलब डिसॉर्प्शन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है कीमियो रिजॉर्प्शंस में टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए आप लोग, ठीक है ना, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये हमने आप लोगों को समझा दिया, कुछ एक्स्ट्रा समझा दिया, ठीक है, इसको ध्यान करिए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया एड्सॉर्प्शन सिस्टम काफ़ी देख लिया, तो एड्सॉर्प्शन पे हम लोगों ने काफ़ी आइसोथर्म वगैरह भी पढ़ लिए, ठीक है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैटालिस्ट, ठीक है ना। अब हम लोग नया टॉपिक देने स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैटालिस्ट। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कैटालिस्ट, ठीक है ना। उसके पहले हम लोग कुछ बातें करने जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों को और इंटरेस्ट आए, ठीक है। एक रिएक्शन होती है, कुछ बोलते हैं सुपर फास्ट रिएक्शन और सुपर स्लो रिएक्शन, सुपर फास्ट रिएक्शन एंड सुपर स्लो रिएक्शन। समझते हो ये क्या है, नहीं समझते हो, समझाता हूँ। सुपर फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है व्हेन रिएक्शन, सुपर स्लो रिएक्शन व्हेन रिएक्शन परफॉर्म वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम, और व्हेन रिएक्शन takes many years, when reaction takes many years to perform होने के लिए उसको क्या चाहिए, बहुत सा टाइम चाहिए, बहुत से साल चाहिए, ठीक है। तो कैन यू गिव द एनी एग्जांपल, ओके, वेरी गुड। जैसे कि एक बच्चे ने बताया अभी क्लास में, जैसा दिख रहा है मेरे को, किसने बोला कि किसी भी एसिड की किसी भी बेस से रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है ना, एसिड की बेस से रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा HCl प्लस NaOH, याद है क्या बनता था, NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। आप देखोगे ये खटाखट रिएक्शन हो जाती है, एसिड में आपने थोड़ा सा बेस डाला, फटाफट आपका सॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। सोडियम को निकाला, एयर में ले आए, ठीक है ना, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, फटाफट आग पकड़ता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, फटाफट आग पकड़ता है। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम लगता है, विद इन सेकंड में ये काम होता है, विद इन सेकंड में काम हो जाता है। अब कुछ रिएक्शन होती हैं बहुत ही स्लो होती हैं, वर्षों लग जाते हैं उनको, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, या डिके ऑफ कार्बन, डिके ऑफ कार्बन भी समझ सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह कैलकुलेट करते हो ना, ठीक है ना, कोई भी कार्बन का सब्सटेंस होता है उसको डिके होने में बहुत टाइम लग जाता है, बरसों लग जाते हैं ऑक्साइड बनने में, खराब होने में। घरों में जालियाँ हैं, स्टील रेलिंग्स हैं आपकी घरों में, बरसों तक खराब नहीं होती हैं, ठीक है ना। आजकल पेंट कर देते हो, स्टील की लगा देते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन होने में बहुत ही टाइम लगता है, इसको बोलते हैं सुपर स्लो रिएक्शन। बट बेटा कुछ होती हैं जिसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ना तो ये फास्ट होती है ना बहुत ही स्लो होती है, ठीक है ना, ना तो ये फास्ट होती है ना बहुत स्लो होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन देखिए, ठीक है ना। आपको कोरोना चल रहा है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन देनी है, आपसे कहा कि ऑक्सीजन का प्रबंध करो, तो आप खटाखट सिलेंडर ले आए, साफ सिलेंडर नहीं मिली, क्या करूँ, ठीक है मुझे केमिकल आती है, मैं क्या करूँगा KCl3 को हीट कर दूंगा, क्या करूँगा मैं KCl3 को मैं हीट कर दूंगा, ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड। ये बन जाएगा 2KCl + 3O2, सभी को याद होगा। लेकिन ऐसा करने में 4 घंटे लग जाएंगे और आपका पेशेंट क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है, आपका पेशेंट मर जाएगा आपके शिक्षा के अभाव में, आपकी शिक्षा अधूरी है, ठीक है ना, आपकी शिक्षा अधूरी है, आपका पेशेंट क्या हो रहा है, मर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसको बचाना है, किसको, किसी को, गरीब आदमी को, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ डाल दोगे जिससे ये रिएक्शन फास्ट हो जाए, कुछ डाल दो बेटा, क्या जा रहा है तुम्हारा, तुम्हारे घर से तो कोई नहीं जा रहा है ना, ठीक है ना, कुछ डाल दिया, क्या डाल दिया, MnO2 डाल दिया, मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसको डालते ही क्या हो गया, रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई और ये 4 मिनट की जगह आपकी 15 मिनट में ही कंप्लीट हो गई, 4 घंटे की जगह ये आपकी क्या हो गई, 15 मिनट में ही कंप्लीट हो गई। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस डाला गया जिससे रिएक्शन फास्ट हो गई, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट, and this type of phenomena is known as, and this type of phenomena known as catalysis, catalysis, okay. Catalysis is the phenomena in which we added some substance which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction, ठीक है। तो हम बात, तो कैटलिस्ट क्या हुआ, कैटलिस्ट is a substance, catalyst is a substance which added in reacting system, reacting या reaction system to increasing rate of reaction, ठीक है। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए आप इसमें रिएक्टिंग सिस्टम में क्या मिला रहे हैं, कैटलिस्ट, क्या मिला रहे हैं, सब्सटेंस, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट, ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट कैटालिसिस की बात मैंने बताई आपको, कैटालिसिस, कैटालिसिस एक फिनोमिना हो गया, क्या हो गया, फिनोमिना, द फिनोमिना which is increasing the rate of reaction, the rate of reaction with help of catalyst, rate of reaction with help of catalyst is known as, इस कैटेगरी फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, कैटालिसिस, ओके, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है, ध्यान दीजिए, कैटालिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ कैटालिस्ट, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं आपके
होमोजीनियस कैटलिस्ट, और एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ओके, होमोजीनियस में क्या होता है, व्हेन रिएक्टेंट, क्या चीज मिला रहे हैं आप, रिएक्टेंट, और क्या मिला रहे हैं आप, ओके, कैटलिस्ट ऑन डिपेंडिंग ऑन द फेज, डिपेंडिंग ऑन फेज, किसकी फेज, कैटलिस्ट की, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज के हैं बेटा, किसके फेज के हैं, फेज समझते हो ना, अगर ये सेम फेज के हैं, सेम सूरत वाले हैं, तो वो होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। ओके, और जब रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट, ध्यान दीजिए, दोनों डिफरेंट फेज के होंगे, इनकी फेज क्या होगी, इनकी फेज अलग अलग होगी, ठीक है ना, डिफरेंट होंगे, तो ये होगा आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। लाइक आपने इसको लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो कैटलिस्ट भी आपका लिक्विड में होगा, ठीक है ना, क्या होगा, लिक्विड फेज से आपकी मिक्स कर गई, ठीक है ना, समझ रहे ना, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, आपकी एक लिक्विड में है तो दूसरी क्या होगी, सॉलिड में होगी, या गैस में है तो ये लिक्विड में होगी, मतलब डिफरेंट फेज होंगी, कैसी होंगी, डिफरेंट फेज होंगी, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या हो रहा है आपका, दोनों सेम फेज में होनी चाहिए, किसमें, होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल के तौर पे और समझ सकते हैं, ठीक है ना। Now let us see the example of the homogeneous and heterogeneous catalyst, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लेते हैं कैथिल एसीटेट लिक्विड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये CH3COH क्या है, एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। यहाँ हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया है H2SO4 के H आयन, दैट इज एक्वस फॉर्म, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट भी हमारा जो है एक्वस फॉर्म में बन रहा है, देखिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो भी कैटलिस्ट और इस टाइप का जो रिएक्टेंट अगर आपको मिलता है, दैट इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस। ये आपकी रिएक्शन क्या है, होमोजेनियस कैटालिसिस की है, और ये कहलाएगा आपका होमोजेनियस कैटालिस्ट। ओके, क्लियर है। नाउ लेट अस सी द अदर एग्जांपल, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना। HI का सोल्यूशन लिया आपने, ठीक है ना, हमने लिया HI का सोल्यूशन लिया, ठीक है ना। HI का सोल्यूशन भी आपका क्या है, HI का सोल्यूशन भी आपका क्या है, ये आपका H2O बना रहा है और हाफ O2, ठीक है ना। तो ये भी एक्वस सोल्यूशन है आपका H2O। यहाँ पे भी आपका होमोजेनियस कैटालिसिस हो गया, ठीक है ना। नाउ थर्ड SO2 इज गैस एंड O2 इज गैस। नाउ हियर बोथ रिएक्टेंट आर द इन फॉर्म ऑफ गैसेस। दोनों रिएक्टेंट हमारे क्या है, गैस कंडीशन में। NO नाइट्रस ऑक्साइड हमने लिया, ये आपका गैस में है, SO3 में चेंज कर सकता है, ये भी गैस में है, देखिए, ध्यान दीजिए। नाउ थर्ड फोर्थ एग्जांपल, ऑक्सीजन लिया, इससे हमने ओजोन बनाया, यहाँ भी आपका NO लिया नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका गैसेस फॉर्म है। तो हियर वी सी द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट बोथ आर द सेम फेज, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो फर्स्ट वी सी द मैकेनिज्म, क्या होता है उसमें, डायरेक्ट नहीं हो जाता उसमें, डायरेक्ट उसमें नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। नाउ सेकंड होता है एडसॉर्प्शन ऑन सरफेस, थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, नाउ फोर्थ होता है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, और लास्ट में फिर डिफ्यूजन वापस बैक हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी सरफेस पे कोई कैटलिस्ट आता है, जैसे आपने अभी देखा था एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्बेंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। कोई सरफेस पे आता है, जैसे कि आप लोग प्लेटिनम पे हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम क्या है आपका सॉलिड, उस पे आप लोग हाइड्रोजन गैस लाते हो, ठीक है ना। तो प्लेटिनम क्या करता है, एज ए एब्जॉर्बेंट, ठीक है।
ऐसे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, एक तरह से पूरी की पूरी गैस क्या होती है, डिफ्यूज कर जाती है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं होता कि उसकी रेट बढ़ जाएगी या ज़्यादा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, निकल और प्लेटिनम वो हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे हो ना। वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हो तो उसमें क्या होता है, प्लेटिनम पर आप लोगों का हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पहले डिफ्यूज होती है, ठीक है ना, पहले पूरी तरह फैलती है, फिर उस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, फैलने के बाद पूरा फैल के क्या हुआ, उस सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई, एड्सॉर्ब होने के बाद एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर डिसॉर्प्शन भी होता है, कुछ निकलते ही हैं, और फिर उसके बाद वापस डिफ्यूजन बैक होके ये आपका कंप्लीट क्या होता है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट बनता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं प्लेटिनम सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो आपका रिएक्टेंट और जो है क्या कैटलिस्ट क्या है, अलग अलग फेज में होता है, ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग फेज में होता है। तो इस तरह से जो है आपका हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दिस मैकेनिज्म, ठीक है, लाइक 2SO2 plus O2, SO2 plus O2 gives SO3, ठीक है। यहाँ पर हम जो है गैस को एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेडमियम पेंटाऑक्साइड B2O5, ठीक है ना, सेम थिंग, B2O5 इज द सॉलिड सरफेस, ओके, ठीक है। नाउ SO2 and O2 being absorbed, SO2 and O2 being absorbed, ओके, ये एब्जॉर्ब हो गई, सेकंड स्टेप भी हो गया आपका। अब आपका क्या बन गया, SO3 बन गया, क्या बन गया, SO3 ऑन द सरफेस, क्या बन गया, SO3 बन गया आपका सरफेस पे, नहीं बना SO3, ठीक है ना। नाउ अब SO3 क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन भी होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, जाएगा भी, ठीक है ना। तो ये कुछ पार्ट SO3 का क्या होगा, इस तरह से डिसॉल्व भी होगा, देखिए कुछ पार्ट इसका डिसॉल्व भी होगा, इस तरह से डिफ्यूजन वापस बैक होगा, ठीक है, कुछ तो रह जाएगा, कुछ तो बच जाएगा, कुछ SO3 निकल जाएगा। इस तरह से बेडमियम पेंटाऑक्साइड की मदद से भी हम लोग जो है SO3 का फॉर्मेशन जो करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बेडमियम पेंटाऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड है फेज में और ये गैस फेज में है, कौन, SO2 किस फेज में है, गैस फेज में है, ठीक है ना, क्लियर है। और एग्जांपल बताऊं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप लोग देखिए, आप लोग देखी होगी हैबर प्रोसेस, देखी होगी, हैबर प्रोसेस किस काम आती है, अमोनिया सिंथेसिस में। अनुपमा तुमको नहीं पता, क्यों नहीं पता, पढ़ना है आपको 10th क्लास में, कितना पार्ट लेते हैं नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, जो अमोनिया बनती है, N2+3H2, याद रखिए, एक पार्ट नाइट्रोजन का और 3 पार्ट किसके, हाइड्रोजन के लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या बनती है, 2NH3 अमोनिया बनती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लेते हैं कैटलिस्ट, क्या लेते हैं, आयरन, ठीक है ना, आयरन लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज और लेते हैं, किसी बच्चे ने अभी चैट सेक्शन में बोला है एमओ मींस क्या होता है, मॉलिबेडनियम, ठीक है ना, मॉलिबेडनियम, ठीक है ना। ये रिवर्सल प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। कैसा आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लिख के आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों का Fe होता है, मॉलिबेडनियम क्या होता है, ये इसको क्या करता है, कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, एज ए प्रमोटर की तरह इस्तेमाल होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, प्रमोटर की तरह इस्तेमाल करता है। ये रिएक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है, कैटलिस्ट को और उत्प्रेरित करता है, समझे, कि तू रिएक्शन कर, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना। जैसे प्रमोटर क्या करता है, आप साइकिल चलाते हो, आपका फ्रेंड आके क्या करता है, साइकिल पे बैठ के पीछे से क्या करता है, धक्का देने लगता है, धक्का देने लगता है, तो वो क्या है, प्रमोटर्स है, ठीक है ना, प्रमोटर्स है। आपका फ्रेंड हॉस्पिटल जा रहा है, आप उसकी मदद कर देते हो, जल्दी पहुंचा देते हो, तो आप क्या हुए, प्रमोटर हुए, ठीक है। तो प्रमोट करता है किसी चीज को, रिएक्शन को। तो Fe क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, और नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे गैस है, तो बोथ आर गैसेस, बोथ आर गैस एंड Fe इज द सॉलिड, तो बोथ आर इन डिफरेंट फेज, okay, catalyst and reactant are both are different phase. So this type of the example of heterogeneous catalyst, heterogeneous catalyst। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा,
कि कैसे डिफ्यूजन होता है सरफेस पे, ठीक है, कैसे एक्युमुलेट करते हैं सरफेस पे, कैसे उसका डिसॉर्प्शन स्टार्ट होता है, सरफेस से ही हो जाता है, अंदर से नहीं, सरफेस से ही हो जाता है। काम केवल क्या करती है, सॉलिड की सरफेस गैस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है ना, फिर उसको वापस क्या करती है, वो उसको डिसॉल्व करके डिसॉर्प्शन कर देती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। ये प्रोसेस ध्यान रखिए कि 5 स्टेप में चलती है, ठीक है ना।